हाँ जी बेटा, गुड आफ्टरनून। हाँ जी बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा था अपील एंड रिवीजन। और इसमें बेटा हमने फर्स्ट अपील को कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट अपील का मतलब अपील बिफोर द कमिश्नर। जब कोई असेसी असेसिंग ऑफिसर के द्वारा दिए गए आदेश से संतुष्ट ना हो तो सबसे पहले बेटा वो अपील कहाँ डालता है? कमिश्नर के यहाँ। अगर टैक्स पेयर कमिश्नर के द्वारा दिए गए ऑर्डर से सेटिस्फाई ना हो, या ऐसा भी हो सकता है कि असेसिंग ऑफिसर कमिश्नर के द्वारा दिए गए ऑर्डर से सेटिस्फाई ना हो, तो फर्दर जो अपील है, सेकंड अपील, वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में की जा सकती है। ठीक है जी। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अपीलेट ट्रिब्यूनल के यहाँ अपील डालने का राइट दोनों को है। किस किस को राइट है? एक तो बेटा असेसी को, करदाता को या टैक्स पेयर को। और दूसरा राइट किसको है अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाने का? असेसिंग ऑफिसर को। ठीक है जी। हो सकता है असेसिंग ऑफिसर भी कमिश्नर अपील के ऑर्डर से सेटिस्फाई ना हो, तो उस केस में दोनों पार्टीज कहाँ पर मूव कर सकती हैं? अपीलेट ट्रिब्यूनल में। ठीक है। हाँ जी बेटा, देखिए हम इसको रीड करते हैं थोड़ा सा। क्या कहता है देखिए, सेकंड अपील। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सेकंड अपील का बेटा सेक्शन आपको याद रखना है। सेकंड अपील का जो सेक्शन है वो है 252। ठीक है। और सेकंड अपील कहाँ पर की जाती है? अपीलेट ट्रिब्यूनल में। तो सबसे पहली बात देखो क्या लिख रहा है, फर्स्ट लाइन में पढ़ो इसको। द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील इज द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। पहली जो अपीलेट अथॉरिटी थी वो कौन थी? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के बाद जो सेकंड अपीलेट अथॉरिटी है, जहां पर आप जस्टिस पाने के लिए मूव कर सकते हो या न्याय की गुहार लगा सकते हो जिसके पास, वो बेटा कौन सी है? इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है। बट ये ध्यान रखना, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास बेटा आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास आप तभी जाओगे जब आप कमिश्नर के द्वारा दिए गए डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो, तभी आप वहां पे मूव करोगे। तो ये इसीलिए लिखा हुआ है, ये सेकंड अथॉरिटी है। ठीक है। अब आगे देखो क्या लिखता है। अपील टू द आईटीएटी। आईटीएटी की फुल फॉर्म है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। हाँ जी बेटा। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील, मुकदमा, मुकदमा केवल तभी दायर किया जा सकता है। हाँ जी बेटा। कौन कौन दायर कर सकता है? एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीड पार्टी का मतलब पीड़ित पक्षकार। एग्रीव्ड को बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं? पीड़ित पक्षकार। अब पीड़ित पक्षकार यहाँ पे कौन हो सकता है? पीड़ित पक्षकार वो होगा जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स यानी कि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के द्वारा दिए गए ऑर्डर से सेटिस्फाई ना हो। वो बेटा दो जने हो सकते हैं, टैक्स पेयर भी हो सकता है वो। हाँ जी बेटा। और वो क्या हो सकता है? असेसिंग ऑफिसर। ठीक है। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर अपील करने का अधिकार दोनों को है, टैक्स पेयर को भी है और असेसिंग ऑफिसर को भी है। तो अब हमने इसका प्रोसेस, जो प्रोसीजर है अपीलेट ट्रिब्यूनल, जैसे हमने कमिश्नर के यहाँ अपील डालने का प्रोसेस किया था। ठीक है, कितनी फीस होती है, कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है, और कमिश्नर कैसे कार्रवाई करता है, ठीक वही सारी बातें यहाँ पर अभी हमने पढ़नी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। हाँ जी बेटा। अपील टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल में सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, हाँ जी बेटा, अपीलेट ट्रिब्यूनल के यहाँ जब अपील डाली जाती है तो उसके लिए भी टाइम लिमिट है। जैसे कमिश्नर के यहाँ अपील डालने के लिए टाइम लिमिट मैंने बताई थी 30 डेज की। हाँ जी बेटा, 30 डेज की टाइम लिमिट बताई थी। यहाँ पर जो टाइम लिमिट है 60 डेज की है। अब ध्यान से सुनिए, ये 60 डेज कहाँ से काउंट करने हैं? 60 डेज बेटा उस डेट से काउंट होंगे जिस डेट को कमिश्नर ने अपना ऑर्डर दिया था, कमिश्नर ने अपना ऑर्डर इंटीमेट किया था। ठीक है। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी से जिस डेट को असेसिंग ऑफिसर को या असेसी को ऑर्डर मिला है, उस डेट से 60 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर बेटा अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास आप जा सकते हो। ठीक है। फिर वही बात आती है,
यदि आप लेट हो जाते हो, यदि आप 60 दिन के अंदर अपील नहीं डाल पाते और आप लेट हो जाते हो, तो लेट के केस में आपको एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले। ठीक है जी। आपको अपीलेट ट्रिब्यूनल से माफी मांगनी पड़ेगी देरी के लिए। देरी से माफी के लिए बेटा एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। बट उस एप्लीकेशन के साथ साथ आपको प्रॉपर रीजन भी बताने पड़ेंगे, वैलिड रीजन बताने पड़ेंगे कि मैं किस वजह से लेट हुआ। ठीक है। यदि अपीलेट ट्रिब्यूनल आपके द्वारा दिए गए जितने भी रीजंस हैं उनसे सेटिस्फाई हो जाता है, तो उस केस में वो 60 दिन के बाद भी आपकी अपील को स्वीकार कर सकता है। ठीक है। आपका जो मुकदमा जो आपने दायर किया है, वैसे तो 60 दिन के अंदर आपको दायर कर देना चाहिए था, बट 60 दिन के बाद भी वो आपकी अपील को स्वीकार कर सकता है यदि देरी का कोई पर्याप्त कारण रहा हो। ठीक है जी। आगे बढ़े। हाँ जी बेटा। अब देखिए आगे आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, अब बात करते हैं फीस की। हाँ जी बेटा। अपीलेट ट्रिब्यूनल के यहाँ जब अपील डाली जाती है तो उसके लिए फीस कितनी होगी। हाँ जी बेटा। ये ध्यान रखना, ये फीस किसको पे करनी पड़ती है, अपीलेंट को। अपीलेंट, अपीलेंट का मतलब मुकदमा दायर करने वाले को, फर्स्ट पार्टी, उसको फर्स्ट पार्टी भी बोल देते हैं। अब फीस कितनी देनी पड़ेगी। हाँ जी बेटा। हाँ जी बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि अपील का जो मसला है वो किससे संबंधित है, टोटल इनकम से। जैसे कल भी मैंने बताया था, अपील का मसला टोटल इनकम से संबंधित भी हो सकता है, किसी और मामले से संबंधित भी हो सकता है। और मामला मैंने बताया था जैसे रिफंड से संबंधित हो सकता है, पेनल्टी से संबंधित हो सकता है। तो पहले मैं फीस बता रहा हूँ। ये फीस अपीलेट ट्रिब्यूनल चार्ज करता है यदि अपील का मसला कुल आय से संबंधित हो। हाँ जी बेटा, तो सबसे पहली जो फीस है, ध्यान से पढ़िए, यदि मामला टोटल इनकम का है और टोटल इनकम 1 लाख रुपए से कम है या 1 लाख रुपए तक है, तो 500 रुपये बेटा फीस है। कमिश्नर के यहाँ कितनी होती थी, कमिश्नर के यहाँ बेटा कितनी होती थी, जरा चैट बॉक्स में लिखो 250। वेरी गुड, अजय ने सबसे पहले रिप्लाई किया। हाँ जी बेटा, कमिश्नर के यहाँ अपील डालने के लिए फीस होती थी 250, बट अपीलेट ट्रिब्यूनल क्योंकि ये हायर अथॉरिटी है, हायर अथॉरिटी है तो इसकी फीस भी हायर होगी। ठीक है जी, फीस इसकी ज्यादा है, 500 रुपये। अच्छा, अगर टोटल इनकम 1 लाख से 2 लाख के बीच में है, तो उस केस में कमिश्नर की फीस कितनी थी बेटा, कमिश्नर की फीस थी सेकंड केस में 500 रुपये। बट यहाँ पे अब फीस कितनी है, यहाँ पे बेटा फीस 3 गुना हो गई। ये तो बेटा डबल हो गई, ये वाली फीस तो डबल हो गई है। कमिश्नर के यहाँ जितनी फीस कमिश्नर के यहाँ 250 थी तो 500 हो गई। ये वाली फीस बेटा ट्रिपल हो गई। ठीक है जी। पहले 500 लिखवाई थी, अब ये कितनी हो गई है अपीलेट ट्रिब्यूनल में, 1500 रुपये। हाँ जी बेटा। अब आ जाओ तीसरा, अगर टोटल इनकम 2 लाख से ज्यादा है, टोटल इनकम 2 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में कमिश्नर की फीस बताओ कितनी थी। कमिश्नर की फीस थी 1000। वेरी गुड, सभी बच्चों के रिप्लाई में देख पा रहा हूँ। बट यहाँ पे देखो, अब इसको समझना है आपने, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टोटल इनकम अगर 2 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में जो फीस होगी 1% होगी, 1%। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, और साथ में मैक्सिमम लिमिट भी है, मैक्सिमम 10,000 रुपये से ज्यादा फीस नहीं ले सकते। देखो मान लीजिए अपीलेट ट्रिब्यूनल में कोई केस गया, मैंने कोई अपीलेट ट्रिब्यूनल में केस डाला, और मेरे मामले की जो टोटल इनकम है, मेरे मामले की जो टोटल इनकम है बेटा, सपोज करो वो 5 लाख है। ठीक है। तो 5 लाख का 1% करना जरा, 5 लाख का बेटा 1% करो, 5 लाख का 1% बनेगा 5,000। 5 लाख का 1% करोगे तो 5,000 रुपये बनता है। इस 5,000 की तुलना कर लेना 10,000 के साथ, और विच एवरेज लेस, विच एवरेज लेस, जो भी दोनों में कम हो वो फीस लगेगी। तो बताओ कितनी फीस बनेगी। हाँ जी बेटा, 5,000 और 10,000 में फीस बनेगी 5,000। अब बेटा सुनो, मान लीजिए, सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे, मान लीजिए मैंने जो अपील डाली है और मेरी टोटल इनकम 12 लाख है, 12 लाख, तो मेरे को कितनी फीस चुकानी पड़ेगी बताओ। 1% करो, 12 लाख का 1%। हाँ जी बेटा, 12 लाख का 1% कितना बनेगा बताओ। 12 लाख का बेटा 1% बनेगा 12,000।
ठीक है, जबकि मैंने मैक्सिमम लिमिट लिखवाई है। मैक्सिमम लिमिट कितनी है? मैक्सिमम लिमिट है 10,000। तो 12,000 की तुलना किससे करोगे? 12,000 की तुलना बेटा 10,000 से कर लेंगे। तो विच एवरेज लेस। हाँ जी बेटा, 12,000 और 10,000 में से जो अमाउंट कम होगा वो हमें फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है जी, यहाँ तक बेटा बताओ। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। यदि टोटल इनकम 1 लाख से कम है या 1 लाख रुपए के तक है तो 500 रुपये, 1 लाख और 2 लाख के बीच में है तो 1500, और 2 लाख से ज्यादा है तो 1% लगेगी, बट उसमें भी मैक्सिमम लिमिट 10,000 की रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, यदि वो मसला, अपील का जो मामला है, मैटर है, वो मैटर इनकम से संबंधित नहीं है, वो किसी और मैटर से रिलेटेड है। अपील बेटा जरूरी नहीं है वो इनकम से रिलेटेड हो, वो किसी और मैटर से रिलेटेड भी हो सकती है, जैसे पेनल्टी से रिलेटेड हो सकती है। ठीक है जी, रिफंड से रिलेटेड हो सकती है, स्टेटस स्टेटस से रिलेटेड हो सकती है। तो उस केस में फीस बेटा 500 रुपये है। कमिश्नर के केस में कितनी थी बेटा ये? कमिश्नर के केस में कितनी थी ये? 250 रुपये। वेरी गुड। और यहाँ पे बेटा फीस कितनी है अब? 500 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, अब ध्यान से सुनिए। अपीलेट ट्रिब्यूनल है क्या? अपीलेट ट्रिब्यूनल बेटा एक संस्था है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका निर्माण कह लो, जिसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? हाँ जी बेटा, अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो गठन है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है गठन करना, किसी चीज का निर्माण करना या गठन करना। हाँ जी बेटा, किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सरकार के द्वारा। हाँ जी बेटा, इसमें दो तरह के बेटा मेंबर होते हैं, जुडिशियल मेंबर और अकाउंटेंट मेंबर। इसके अंदर बेटा दो तरह के मेंबर्स होंगे। हाँ जी बेटा, एक तो होते हैं जुडिशियल मेंबर। जुडिशियल का मतलब जिसको लॉ की नॉलेज हो। हाँ जी बेटा, जुडिशियल का मतलब होता है जिनको लीगल नॉलेज हो या लॉ की नॉलेज हो। ठीक है, जो लीगल प्रिंसिपल्स को जानते हैं और कानून की जिनको जानकारी हो उनको जुडिशियल मेंबर बोलते हैं। और अकाउंटेंट मेंबर, जिनको बेटा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की नॉलेज हो। ठीक है जी, जिनको अकाउंट्स की नॉलेज हो अकाउंटेंट मेंबर, जिनको लॉ की नॉलेज हो जुडिशियल मेंबर। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल में दो तरह के मेंबर होते हैं। ठीक है जी, जुडिशियल मेंबर और अकाउंटेंट अकाउंटेंट मेंबर। इसको इसका निर्माण कौन करता है? इसका निर्माण करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये किसके अंडर काम करता है? हाँ जी बेटा, अपीलेट ट्रिब्यूनल वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। हाँ जी बेटा, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंडर आता है ये। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का मतलब, हाँ जी बेटा, कानून मंत्रालय। ये किसके अधीन काम करता है? अपीलेट ट्रिब्यूनल किसके अधीन काम करेगा? कानून मंत्रालय के अधीन। ठीक है। हाँ जी, मुस्कान कह रहे हैं सर यहाँ भी लॉयर हायर करना होता है। बेटा मैं बताऊंगा, लॉयर हायर नहीं करना होता, इसके मेंबर्स होते हैं। उनकी क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए अभी मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। ठीक है। हाँ जी बेटा, यहाँ तक किसी ने बेटा स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो पूछ सकते हैं। हाँ जी बेटा, किसी का कोई डाउट है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, अब ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे ये बेटा कौन है? हमारा एग्जाम्पल हमने लिया था मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स के कौन है ये बेटा? टैक्स पेयर। ये तो हमारा टैक्स पेयर है, या असेसी भी कह सकते हैं। टैक्स पेयर कह लो, असेसी कह लो, या करदाता कह लो, एक ही बात है। ठीक है जी। ये बेटा कौन है? ये हमारा असेसिंग ऑफिसर है। असेसिंग ऑफिसर कह लो या इनकम टैक्स ऑफिसर, आयकर अधिकारी। ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा। कमिश्नर ने जो ऑर्डर सुनाया था, पहली अपील किसके यहाँ डाली थी? पहली अपील डाली थी कमिश्नर के यहाँ। ठीक है। फर्स्ट अपील कमिश्नर के यहाँ डाली, किसने डाली? मिस्टर एक्स ने।
बट कमिश्नर के द्वारा जो डिसीजन सुनाया गया, कमिश्नर ने जो डिसीजन सुनाया, उनमें से बेटा हो सकता है मिस्टर एक्स सेटिस्फाई ना हो, या ऐसा भी हो सकता है असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाई ना हो, या ऐसा भी हो सकता है दोनों ही सेटिस्फाई ना हो। तो जो भी व्यक्ति कमिश्नर के द्वारा दिए गए डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है, वो फर्दर जो सेकंड अपील डालेगा, सेकंड अपील बेटा वो कहाँ पे डालेगा, अभी अभी मैंने बताया अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर। ठीक है जी, अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर, इसको मैं आगे से ये लिखूंगा ITAT। ठीक है जी, ITAT में डालेगा। मान लीजिए, सपोज करो ITAT में जो अपील डाली है वो इसने डाली है, मिस्टर एक्स ने डाल दी अपील। ITAT में बेटा कौन चला गया, मिस्टर एक्स चला गया, टैक्स पेयर। तो यहाँ ये फर्स्ट पार्टी बन गई, इसको फर्स्ट पार्टी बोलेंगे। जो पहले अपील डालता है ना, जो पहले मुकदमा दायर करता है, उसको फर्स्ट पार्टी बोलते हैं। तो या इसका और क्या नाम होता है बताओ, अपील डालने वाले को बेटा क्या बोलते हैं, अपीलेंट। हाँ जी, या प्लेंटिफ, प्लेंटिफ भी बोल देते हैं, वेरी गुड। रितिका का आंसर है, इसको प्लेंटिफ भी बोलते हैं। ठीक है जी, हिंदी में इसको बोलेंगे वादी। जिसमें जिसने मुकदमा दायर किया हो उसको वादी बोलते हैं। तो मिस्टर एक्स ने मुकदमा दायर कर दिया, कहाँ पर, अपीलेट ट्रिब्यूनल में। किसके डिसीजन के अगेंस्ट, कमिश्नर ऑफ इनकम अपील्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील के डिसीजन के अगेंस्ट। तो दूसरी पार्टी बेटा क्या है, असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर दूसरी पार्टी, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा डिफेंडेंट। हाँ जी बेटा, इसको बोलते हैं डिफेंडेंट, या इसका नाम एक और भी बताया था, रेस्पोंडेंट। इसको रेस्पोंडेंट भी बोलते हैं। ठीक है जी, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिवादी। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। हाँ जी बेटा, जब कोई व्यक्ति, यहाँ पर अपील डालने वाला व्यक्ति कौन है, एक्स। एक्स ने अपील डाली, कहाँ पर डाली, अपीलेट ट्रिब्यूनल पे। और दूसरी पार्टी असेसिंग ऑफिसर है, डिफेंडेंट कह लो या रिस्पोंडेंट। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जो मिस्टर एक्स है, जो टैक्स पेयर है, जिसने पहले अपील डाली है, उसको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म नंबर 36। हाँ जी बेटा, फॉर्म नंबर 36। हाँ जी बेटा, ये फॉर्म नंबर 36 किसको फिल करना पड़ेगा, मिस्टर एक्स को। ठीक है जी, इस फॉर्म नंबर 36 के अंदर क्या क्या बातें लिखी जाएंगी, पहले तो इस फॉर्म को भरा जाएगा, इस फॉर्म के साथ बेटा फिर वही स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, ग्राउंड ऑफ अपील, वो सारी चीजें इस फॉर्म के साथ अटैच की जाएंगी। और इस फॉर्म को बेटा साइन भी किया जाएगा। इस फॉर्म के ऊपर सिग्नेचर करेगा, कौन सिग्नेचर करेगा, मिस्टर एक्स। जो आईटीआर के ऊपर, इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर जिसके सिग्नेचर होते हैं, वही इसके ऊपर सिग्नेचर करेगा। क्योंकि यहाँ पे केस किसने डाला है, इंडिविजुअल ने, मिस्टर एक्स ने। मिस्टर एक्स ने केस फाइल किया है, तो फॉर्म नंबर 36 को वेरीफाई या इसके ऊपर साइन कौन करेगा, मिस्टर एक्स या उसका रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है जी, ऐसा भी हो सकता है मिस्टर एक्स ने अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी किसी और को दे रखी हो, तो उस केस में फॉर्म नंबर 36 पे साइन फिर मिस्टर एक्स नहीं करेगा, जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई है वो भी इसके ऊपर साइन कर सकता है। अगर मान लेते हैं ये जो केस है अपीलेट ट्रिब्यूनल में, ये मिस्टर एक्स ने नहीं डाला, बल्कि ये HUF ने डाला है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ने, तो उस केस में फॉर्म नंबर 36 के ऊपर सिग्नेचर किसके होंगे, कर्ता के, फैमिली का जो सबसे बड़ा मेंबर होगा। ठीक है, और अगर कर्ता साइन करने में अनेबल हो, कर्ता के उस केस में फैमिली का कोई दूसरा जो अडल्ट मेंबर है वो भी बेटा उसके ऊपर साइन कर सकता है। ठीक है, फॉर्म नंबर 36 के ऊपर। और कंपनी के केस में बेटा मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी के केस में मैनेजिंग डायरेक्टर इसके ऊपर साइन करता है। और अगर मैनेजिंग डायरेक्टर ना हो किसी कारण से, तो उस केस में कोई कंपनी का कोई भी डायरेक्टर इसके ऊपर साइन कर सकता है। तो कहने का मतलब, इस फॉर्म नंबर 36 को वेरीफाई भी करना पड़ेगा। हाँ जी बेटा, वेरीफाई, वेरीफाई कैसे करेंगे, सिग्नेचर पर। ठीक है, अच्छा अब सुनिए ध्यान से। फॉर्म नंबर 36 अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास पहुंच गया। अपीलेट ट्रिब्यूनल उसकी सूचना किसको देगा बताओ,
फॉर्म के केस में अजय कह रहा है फॉर्म के केस में साइन कौन करेगा? फॉर्म के केस में बेटा जो वर्किंग पार्टनर है, कोई भी फॉर्म का जो मैनेजिंग पार्टनर है या वर्किंग पार्टनर है, वो इसके ऊपर साइन कर सकता है। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास फॉर्म नंबर 36 पहुंच गया, किसने भेजा? मिस्टर एक्स ने। अपीलेट ट्रिब्यूनल उसकी सूचना, अपीलेट ट्रिब्यूनल उसकी सूचना किसके पास भेजेगा? अपीलेट ट्रिब्यूनल उसकी सूचना भेजेगा एओ के पास। हाँ जी बेटा, सूचना किसके पास भेज दी गई? असेसिंग ऑफिसर के पास या इनकम टैक्स ऑफिसर के पास। और इनकम टैक्स ऑफिसर को क्या कहा जाएगा? हाँ जी बेटा, सुनना ध्यान से। अपीलेट ट्रिब्यूनल इनकम टैक्स ऑफिसर के पास फॉर्म नंबर 36 तो भेजेगा ही, साथ में उसको कहेगा यदि आपको किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन रेज करना है, यदि आपको किसी तरह का कोई एतराज है या कोई ऑब्जेक्शन है, तो वो ऑब्जेक्शन आप रेज करो। तो ये भी अपने ऑब्जेक्शन लिख के भेजेगा। असेसिंग ऑफिसर या इनकम टैक्स ऑफिसर उस मामले से संबंधित जो भी इसके ऑब्जेक्शन है वो ऑब्जेक्शन लिख के भेजेगा। उसके लिए इसको भी एक फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके लिए इसको कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है बेटा? फॉर्म नंबर 36A। इसको एक फॉर्म भरना पड़ेगा जिसका नाम क्या है? 36A। इस फॉर्म को बेटा क्या बोलते हैं? हाँ जी बेटा, फॉर्म नंबर 36 को तो बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अपील। ये तो है मेमोरेंडम ऑफ अपील। इसको बेटा बोलेंगे मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन, क्रॉस ऑब्जेक्शन। अब ध्यान से सुनिएगा, मेंबर ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन कौन रेज करता है? मेंबर ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन कौन भरेगा ये फॉर्म 36 से? डिफेंडेंट। हमेशा बेटा डिफेंडेंट को भरना होता है क्रॉस ऑब्जेक्शन। अच्छा, इसका रिवर्स भी हो सकता है। ये जो मैंने एग्जांपल, ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट अपील, अपील किसने डाली हो? अपील ऐसा हो सकता है असेसिंग ऑफिसर ने डाली हो। फर्स्ट अपील किसने डाल दी? असेसिंग ऑफिसर ने। तो उस केस में बताओ, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन का जो फॉर्म है 36 से, वो कौन भरेगा? अगर पहली अपील मिस्टर एक्स की बजाय किसने डाली हो? असेसिंग ऑफिसर ने अगर अपील डाल दी हो, तो उस केस में मिस्टर एक्स को, यानी कि जो यहाँ पे अपीलेंट है या प्लेंटिफ है, उसको फॉर्म नंबर 36A भरना पड़ेगा। ठीक है जी। हाँ जी बेटा, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक बेटा बताओ, क्लियर है? हाँ जी। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया बेटा, वो बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं हम। लो जी, स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने भी, और आप भी ले लीजिए। हाँ जी बेटा, अब जितनी बातें मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं, अब उनको लिखना कैसे है पेपर में। हाँ जी बेटा, अब पढ़ते चलते हैं, फटाफट से देखो। सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, ये बस फटाफट रीड कर लेते हैं एक बार। सबसे पहली बात क्या लिखी हुई है? अपील टू द ट्रिब्यूनल शैल बी फाइल्ड। अपील जो है वो कौन से फॉर्म में फाइल की जाएगी? 36। दूसरी बात, यदि अपील किसने फाइल की है? टैक्स पेयर ने, करदाता ने, तो उसको फॉर्म ऑफ अपील, ग्राउंड ऑफ अपील, इन सब बातों को क्या करना पड़ेगा? वेरीफाई करना पड़ेगा, प्रमाणित करना पड़ेगा। प्रमाणित कैसे किया जाता है? सिग्नेचर के द्वारा। सिग्नेचर वही व्यक्ति करेगा जो आईटीआर के ऊपर साइन करता है। सिग्नेचर कौन करेगा? सिग्नेचर वही करेगा जो आईटीआर के ऊपर साइन करता है। ठीक है जी। अब इसमें दिया हुआ जैसे फॉर्म ऑफ अपील इज टू बी साइंड बाय फॉलोइंग पर्सन। अगर अपील किसने दायर की है? यदि अपील इंडिविजुअल ने दायर की है, तो उस केस में या तो वो व्यक्ति खुद, करदाता खुद साइन करेगा या वेरीफाई करेगा। यदि वो अपील इंडिविजुअल टैक्स पेयर ने फाइल की है, हो सकता है वो इंडिविजुअल टैक्स पेयर इंडिया में ना रहता हो, किसी दूसरी कंट्री में रहता हो, तो उस केस में अपील के ऊपर साइन करने के लिए या फॉर्म नंबर 36 के ऊपर साइन करने के लिए वो बेटा खुद तो आ नहीं सकता। तो उस केस में वो अपना रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है जी, रिप्रेजेंटेटिव या पर्सन ड्यूली अथोराइज का मतलब रिप्रेजेंटेटिव, वो भी साइन कर सकता है। या जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसको उसने पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी हो। एचयूएफ के केस में साइन कौन करेगा? एचयूएफ के केस में कर्ता साइन कर सकता है, या कर्ता अगर एबसेंट है, कर्ता कहीं बाहर गया हुआ है, या वो कैपेबल नहीं है, साइन करने में कैपेबल नहीं है, तो उस केस में एनी अदर एडल्ट मेंबर ऑफ फैमिली। कंपनी के केस में क्या लिखा हुआ है? कंपनी के केस में मैनेजिंग डायरेक्टर, और मैनेजिंग डायरेक्टर अगर अवेलेबल ना हो तो एनी डायरेक्टर। और फर्म के केस में, फर्म के केस में बेटा मैनेजिंग पार्टनर
और अगर मैनेजिंग पार्टनर अवेलेबल ना हो या फर्म के अंदर कोई मैनेजिंग पार्टनर है ही नहीं, तो फिर बाय एनी पार्टनर, कोई भी पार्टनर, बट वो माइनर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना, वो माइनर पार्टनर नहीं होना चाहिए। हाँ जी बेटा, ठीक है जी। पार्टनर की जो उम्र है, एज है, वो 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये तो बेटा हो गया फॉर्म एंड सिग्नेचर। हाँ जी बेटा, आगे चलते हैं। ठीक है, सिंपल बातें हैं बिल्कुल। अब आ जाओ। हाँ जी बेटा, डॉक्यूमेंट कौन कौन से सबमिट करवाने हैं अपील के साथ बेटा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे? देखिए, एक तो फॉर्म नंबर 36 की 3 कॉपियाँ। इसकी फॉर्म नंबर ट्रिप्लीकेट का मतलब उसकी 3 कॉपी लगानी है। हाँ जी बेटा, ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट, जिस ऑर्डर के खिलाफ अपील दायर की गई है, ऑर्डर जो कमिश्नर ने ऑर्डर सुनाया था, कमिश्नर के द्वारा दिए गए ऑर्डर के खिलाफ अपील डाल रहे हैं, तो कमिश्नर के ऑर्डर की 2 कॉपी, कमिश्नर के ऑर्डर की 2 कॉपी, असेसिंग ऑफिसर की ऑर्डर की 2 कॉपी, ग्राउंड ऑफ अपील, जिस आधार पर वो अपील डाली गई थी, किसके पास? फर्स्ट अपील अथॉरिटी। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी कौन सी थी बेटा? फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी किसको बोलते हैं? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी हम किसको बोलते हैं? सीआईटी को। तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास मैंने कल बताया था आपको ग्राउंड ऑफ अपील और स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। जो भी आपने कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास ये डॉक्यूमेंट भेजे थे, उसकी दो दो कॉपीज किसके पास भेजनी पड़ेंगी? ट्रिब्यूनल के पास, आईटीएटी के पास। ठीक है जी, ये सारे डॉक्यूमेंट किसके पास सबमिट होंगे? ट्रिब्यूनल के पास। हाँ जी बेटा, इसके अलावा अगर वो अपील किससे संबंधित है? पेनल्टी से संबंधित है, तो उसके इसमें 2 कॉपी उसकी लगानी है, रेलिवेंट असेसमेंट और फिर बेटा कॉपी ऑफ चालान। अभी अभी मैंने बताया, अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जब आप अपील डालते हो, मुकदमा दायर करते हो, तो उसकी फीस भी चुकानी होती है। तो फीस जिस भी बैंक में आपने जमा करवाई है, उसने रसीद दी होगी, उस बैंक से जो रसीद मिली है या चालान, या हो सकता है आपने ये फीस नेट बैंकिंग से भरी हो, तो जो भी रसीद होगी वो रसीद आपको इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास को देनी पड़ेगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट है, और भी डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, मेन मेन डॉक्यूमेंट मैंने बता दिए आपको, ये होते हैं। हाँ जी बेटा, तो यहाँ तक बताइए। हाँ जी बेटा, आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, अब आ जाओ मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनिएगा। मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन क्या होता है ये मैंने बता चुका हूँ। मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन कौन रेज करता है? हाँ जी बेटा, अभी अभी मैंने बताया था, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस, 2 पार्टीज होती है, एक अपीलेंट और एक डिफेंडेंट। क्रॉस ऑब्जेक्शन हमेशा कौन रेज करता है? हाँ जी बेटा, डिफेंडेंट, या रेस्पोंडेंट भी बोल देते हैं इसको। डिपेंडेंट नहीं है बेटा, डिफेंडेंट। डिफेंडेंट, ठीक है जी। डिपेंडेंट अलग होता है, डिफेंडेंट है ये। चलो जी, देखो जी क्या कहता है। बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें हैं, सारी बातें मैं बता चुका हूँ इसमें। देखो, सबसे पहली बात, ऑन फाइलिंग ऑफ द अपील टू द इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल बाय द टैक्स पेयर। जैसे ही टैक्स पेयर ने अपील डाली, किसके यहाँ? ट्रिब्यूनल के यहाँ। या किसने डाली? असेसिंग ऑफिसर भी डाल सकता है, जरूरी नहीं है टैक्स पेयर ने डाली हो, असेसिंग ऑफिसर भी डाल सकता है। द अपोजिट पार्टी, अब ध्यान से सुना, अपोजिट पार्टी का मतलब क्या है? यदि टैक्स पेयर ने अपील डाली है, तो अपोजिट पार्टी असेसिंग ऑफिसर होगी। यदि असेसिंग ऑफिसर ने अपील डाली है, तो अपोजिट पार्टी कौन हो गई? टैक्स पेयर। तो अपोजिट पार्टी जो भी बनेगी, एक तो होगी फर्स्ट पार्टी अपील डालने वाली, और जिसके खिलाफ अपील डाली गई है वो अपोजिट पार्टी है। अपोजिट पार्टी विल बी इंटीमेटेड, अपोजिट पार्टी को उसकी सूचना भेजी जाएगी। अपोजिट पार्टी को सूचना कौन भेजेगा? ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल भेजेगा भाई, आपके खिलाफ केस डाला गया। और अपोजिट पार्टी को क्या बोला जाएगा? भाई अगर आपने कोई क्रॉस ऑब्जेक्शन बताने भेजने हो तो भेज दो। अपोजिट पार्टी को ये बोला जाएगा कि यदि आप कोई, जिन सब्जेक्ट मैटर को लेके अपील डाली गई है, यदि आप भी उसके संदर्भ में कुछ कहना चाहते हैं, तो उसका मेमोरेंडम भेज दो। उसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। ठीक है जी। उसके लिए मैंने फॉर्म बताया था। अच्छा, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन
हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनिएगा। मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन 30 दिन के अंदर अंदर, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन 30 दिन के अंदर, उसका पीरियड कितने दिन का है? 30 दिन का। हाँ जी बेटा, 30 दिन कहाँ से काउंट होंगे मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन के? जिस दिन अपोजिट पार्टी को नोटिस मिला है, जिस दिन अपोजिट पार्टी को नोटिस मिलेगा। मान लेते हैं अपोजिट पार्टी असेसिंग ऑफिसर है, ट्रिब्यूनल ने असेसिंग ऑफिसर को बोल दिया कि आपके खिलाफ अपील डाली हुई है, और यदि आप क्रॉस ऑब्जेक्शन भेजना चाहते हो तो भेज दो। तो जिस दिन असेसिंग ऑफिसर को वो नोटिस मिला है, उस नोटिस मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर उसको क्रॉस ऑब्जेक्शन रेज करना पड़ेगा। और उसके लिए फॉर्म कौन सा है बेटा? क्रॉस ऑब्जेक्शन के लिए फॉर्म मैंने बताया था अभी, कौन सा फार्म होता है? 36A। ठीक है, ये फॉर्म ध्यान रखना है, 36A। अच्छा, क्रॉस ऑब्जेक्शन की बेटा कोई फीस नहीं है। फीस केवल अपीलेंट को चुकानी होती है, फीस केवल फर्स्ट पार्टी को, जिसने केस फाइल किया है उसको चुकानी होगी। मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन की बेटा कोई फीस नहीं होती। ठीक है जी। अच्छा, अभी जैसे मैंने बताया कि मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन के लिए टाइम पीरियड की लिमिट कितने दिन की दी गई है? 30 दिन की। फिर वही बात आ जाती है, हो सकता है वो 30 दिन के अंदर किसी कारण से मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन ना डाल पाया हो। यदि अपोजिट पार्टी लेट हो जाती है, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन डालने में लेट हो जाती है, 30 दिन से ज्यादा टाइम हो गया, फिर उस केस में क्या होगा? उस केस में इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल चाहे तो 30 दिन के बाद भी उसका मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट कर सकता है, बशर्ते कि उसको कोई वैलिड रीजन देना पड़ेगा। ठीक है जी, उसको कारण बताना पड़ेगा, देरी का कारण। और उस देरी के कारण से इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल को क्या होना पड़ेगा? सेटिस्फाई। यदि इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई हो जाता है तो वो उसकी अपील स्वीकार कर लेगा। और यदि बेटा, हाँ जी, यदि इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल को लगता है कि उसका रीजन वैलिड नहीं है, तो हो सकता है वो उसका मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट करने से मना कर दे। हाँ जी बेटा। साक्षी क्या कह रहे हैं? सर ये कंडीशन ओनली फॉर सेकंड अपील है। हाँ जी, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन सेकंड अपील में ही आएगा। फर्स्ट अपील के अंदर तो बेटा हो ही नहीं सकता ना, फर्स्ट अपील के अंदर मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन नहीं होता। हाँ जी, टाइम लिमिट 60 दिन की है अपील डालने की। मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन की लिमिट है 30 दिन की। हाँ जी बेटा, 60 दिन के अंदर कौन डालेगा? अपीलेंट। ये जो 30 दिन है, 30 दिन कहाँ से काउंट होंगे? हाँ जी बेटा, सुनिए ध्यान से, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। 60 दिन का टाइम पीरियड और 30 दिन का टाइम पीरियड क्या है? 60 दिन का टाइम पीरियड मिलेगा फर्स्ट अपील डालने वाले को, अपीलेंट को। वो 60 दिन का टाइम पीरियड कहाँ से मिलेगा? जिस दिन कमिश्नर का ऑर्डर उसको मिला। कमिश्नर जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी थी, उसने जिस दिन अपना ऑर्डर इंटीमेट किया, उस दिन से 60 दिन के अंदर वो अपील डाल सकता है, अपीलेंट। और मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन कौन रेज करता है? अपोजिट पार्टी। जैसे मान लो करदाता ने केस डाला, तो करदाता ने केस डाला तो अपोजिट पार्टी कौन बन गई? असेसिंग ऑफिसर बन गया। असेसिंग ऑफिसर को सूचना भेजी जाएगी ट्रिब्यूनल के द्वारा कि भाई आपके खिलाफ केस डाला गया है। अगर मान लो मैं किसी के खिलाफ केस डालूंगा, तो दूसरी पार्टी को सूचना तो भेजी जाएगी ना। किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा, ट्रिब्यूनल के द्वारा। तो दूसरी पार्टी के द्वारा जब सूचना भेजी जाएगी, और वो सूचना जब दूसरी पार्टी को प्राप्त होगी, उसकी प्राप्ति के 30 दिन के अंदर उसको मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन, यदि उसको कोई ऐतराज है, वो उसको भेजना पड़ेगा। ठीक है जी। हाँ जी बेटा, बताइए। हाँ जी बेटा, आगे चलते हैं। अभी बेटा मैंने बताया था दो तरह के मेंबर हो सकते हैं। हाँ जी बेटा, एक तो होते हैं जुडिशियल मेंबर और एक होते हैं अकाउंटेंट मेंबर। हाँ जी बेटा, एक होते हैं जुडिशियल मेंबर और एक कौन से मेंबर होते हैं? अकाउंटेंट।
दो तरह के मेंबर अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर होते हैं, तो उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है ध्यान से सुनिए। जैसे आप 7th 8th क्लास में पढ़ते थे, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, प्रधानमंत्री, अगर देश का प्रधानमंत्री बनना हो तो उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ये बातें आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ी है। ठीक वैसी ही बातें, हाँ जी बेटा, हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। जुडिशियल मेंबर के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, अकाउंटेंट मेंबर के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए आप एक बार बेटा क्लास को री लॉगिन कर लो। ठीक है, क्लास बंद होने वाली है।